जय भीम, जय भारत दोस्तों। बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, यह महाराष्ट्र में घटी थी और 29 सितंबर 2006 को यह घटना घटी थी। महाराष्ट्र का एक ज़िला है भंडारा। भंडारा ज़िले की एक तहसील है मुहाड़ी और मुहाड़ी तहसील का एक गांव है खैरलोंजी। इस गांव में महाराष्ट्र पुलिस का एक हवलदार जिसका नाम है सिद्धार्थ गजवी, जो दलित समाज से आता है, रहा करता था। उसकी इसी गांव में कुछ ज़मीन थी जिस पर अगड़ी जाति के लोग कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन यह उन लोगों को रोक रहा था। तो एक दिन उन अगड़ी जाति के लोगों ने सिद्धार्थ के साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की और उसको बहुत परेशान भी किया जाता है। तो वह अपने एक दोस्त जिसका नाम भैया जी लाल बहुत मांगे होता है के पास जाता है और अपने दोस्त को कहता है कि मैं क्या करूं। तो उसका जो दोस्त होता है वो उसको बताता है, कहता है कि तुम इसके खिलाफ जो है थाने में शिकायत करो, क्योंकि जो घटना तुम्हारे साथ हुई थी उस वक्त मैं मौका पर मौजूद था और मैं जो है तुम्हारे पक्ष में गवाही दूंगा। यह सारी बात होकर जो सिद्धार्थ होता है वो थाने में शिकायत कर देता है और 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें पुलिस के द्वारा 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो हवलदार का जो दोस्त होता है भैया लाल जी, उसके ऊपर दबाव बनने लगा कि तुम अपनी गवाही वापस ले लो। जिन लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी वो हवलदार के साथ तो ज़्यादा मारपीट और नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत था। इसलिए उन्होंने जो है भैया लाल जी बहुत मांगे पर दबाव बनाना शुरू किया कि तुम अपनी गवाही वापस ले लो, लेकिन भैया लाल जी ने अपनी गवाही वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच उन लोगों को जमानत मिल जाती है और जब ये लोग जमानत पर छूट कर आते हैं तो एक ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं जिससे पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। खैरलौंजी में करीब 150 घर थे, जिनमें से सिर्फ 4 या 5 ही दलित परिवार के लोग रहा करते थे। जब वो अगड़ी जाति के लोग जेल से छूटकर आए तो 100 से 125 लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। तो इन सभी अगड़ी जाति के लोगों भैया जी बहुत मांगे के घर पहुंचते हैं, लेकिन भैया जी के घर पहुंचने से पहले भैया जी को ये सूचना मिल गई थी कि तुम्हें मारने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर लोग आ रहे हैं। और भैया जी बहुत मांगे मौका पाकर अपने घर से भाग जाते हैं, यह सोचकर कि उनकी दुश्मनी तो मुझसे है, मेरे परिवार को वो क्या कहेंगे। और जब वह अगड़ी जाति के लोग भैया जी के घर पहुँचे तो भैया लाल जी के आवाज़ लगाई जाती है। तो भैया लाल जी की पत्नी सुरेखा बाहर आती है और कहती है वो तो घर पर नहीं है, क्या काम है आपको। क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत था और कुछ लोगों ने सुरेखा को पकड़ा और उसको बाहर खींच लिया। सुरेखा भैया लाल जी की पत्नी थी और उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था प्रियंका, और एक लड़का रोशन और दूसरे लड़के का नाम था सुधीर। इन सब को घर से बाहर खींचा जाता है और इन सब को बहुत बुरी तरह पीटा जाता है और पीटते पीटते ही इन सभी के कपड़े उतार दिए जाते हैं। इनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा जाता और इसी प्रकार इनको मारते पीटते हुए गांव के चक्कर लगवाए जाते हैं। ये हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमें छोड़ दो। माँ अपनी बेटी की इज्जत के लिए दुहाई मांगती है, दोनों भाई अपनी माँ बहन की इज्जत की दुहाई मांगते हैं, लेकिन ये लोग इतने आवेश में थे, ये अगड़ी जाति के लोग इतने आवेश में थे कि इन्होंने किसी की भी ना सुनते हुए उनको पूरे गांव में नंगा करके घुमाया। और कहा तो ये भी जाता है कि दोनों ही माँ बेटियों के साथ इन लोगों ने बलात्कार भी किया और मारते पीटते 2-3 घंटे तक, जब तक इन चारों के प्राण ना निकल गए, इनको बुरी तरह पीटा जाता है और आखिरी में इनको पड़ोस की ही एक नहर में फेंक कर वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, जैसी दरिंदगी निर्भया के साथ की गई थी, वही दरिंदगी
इन लोगों ने जो है उस माँ बेटी के साथ भी की थी। इसके बाद में भैयालाल जी के पास खबर पहुंच चुकी थी कि तुम्हारे परिवार के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है। अगर मौका पर भैयालाल जी होते तो उसको भी मार दिया जाता। 29 सितंबर की यह घटना होती है। भैयालाल 30 सितंबर को भी अपने घर नहीं जाते। वो इतना डर चुके थे कि अपने घर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन उनके रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने उसको हौसला बंधाया कि आप जाइए और थाने में इनके खिलाफ शिकायत कीजिए। तब 1 अक्टूबर को भैयालाल थाने में जाते हैं और पुलिस को शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस उसके साथ नहर में उसके परिवार के लोगों की लाश को ढूंढने के निकलती है। तो 1 अक्टूबर को माँ की लाश तो मिल जाती है, लेकिन बच्चों की लाश नहीं मिल पाती। और 2 अक्टूबर को दोनों लड़कों की और लड़कियों की लाश भी मिल जाती है। उसका बाद में पोस्टमार्टम कराया जाता है, जबकि पोस्टमार्टम में इस प्रकार की रिपोर्ट बदली गई कि इन माँ बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं हुआ है। जबकि गांव के जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया था कि इन दोनों माँ बेटियों के साथ हैवानियत की गई थी, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा यह रिपोर्ट बदल दी गई। भैयालाल जी बहुत परेशान हो चुके थे और उन्होंने एक बार फिर सोचा कि मैं अपनी बेटी और वाइफ का जो है पोस्टमार्टम फिर से कराऊंगा। तो 5 अक्टूबर को उन्होंने डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने जब उनकी लाश को देखा तो वो पूरी तरह गल चुकी थी, क्योंकि 6-7 दिन हो चुके थे उनको जो है मरे हुए। तो डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि अब दोबारा से पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाश स्थिति में नहीं है। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, क्योंकि यह अत्याचार, यह शोषण एक दलित परिवार के साथ हुआ था। सिर्फ एक लोकल न्यूज़पेपर ही था जो लगातार इसके बारे में लिख रहा था, और धीरे धीरे यह खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर के पास पहुंच जाती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने इस घटना को जानने के बाद जब अपने न्यूज़पेपर में छापा तो देश को इस घटना का पता चला। इसके बाद कुछ और न्यूज़पेपरों ने भी इस घटना को अपने न्यूज़पेपरों में छापा। तब जाकर मीडिया की आंखें खुलती है और सरकार की भी आंखें खुलती है। मामला दिल्ली तक पहुंच जाता है और पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो जाता है। अब पुलिस पर दबाव बनता जा रहा था, सरकार पर भी दबाव बनता जा रहा था। उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख व गृह मंत्री थे आर पाटिल। ऐसा बताया जाता है कि आर पाटिल ने इस घटना को दो जातियों का न बताकर बल्कि यह बयान दिया कि नक्सलियों ने इनके घर पर हमला किया था, जबकि अगड़ी जाति के लोगों ने हमला किया था। यह दबाव बढ़ा तो गृह मंत्री को अपना बयान वापस लेना पड़ा और मुख्यमंत्री ने जांच के लिए सीबीआई को यह केस सौंप दिया। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही होती है। तो 36 लोगों को हिरासत में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। गांव के लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इनमें से 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती है। ये 11 लोग थे गोपाल, जगदीश, शत्रुघ्न, शिशुपाल, प्रभाकर, महिपाल, पुरुषोत्तम, विश्वनाथ, धर्मपाल, रामू और शत्रु। यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया था ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा सुनाई जा सके, और इसका फैसला भी आया 2008 में। तो इन 11 लोगों में से 3 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। बाकी बचे 8 लोगों में से 2 को 25-25 साल की सज़ा सुनाई जाती है और 6 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में चला जाता है। दोनों पक्षों ने ही अपनी बात रखी और हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटकर जिन 6 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उन 6 लोगों को भी 25-25 साल की सज़ा में तब्दील कर दिया जाता है, और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसी बीच 20 जनवरी 2017 को जब भैयालाल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए इनको आप नागपुर के हॉस्पिटल में लेके जाइए।
जहां हॉस्पिटल में ले जाने से पहले ही भैया जी लाल की मृत्यु हो जाती है। भैया लाल बहुत मांगे लगातार 11 साल तक दर दर भटकता रहता है और अपने परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ता रहता है, लेकिन 2017 में भी भैया लाल जी की मृत्यु हो जाती है। पूरा परिवार खत्म हो गया। पूरा परिवार जो है एक संघर्ष की भेंट चढ़ गया। लेकिन जो दोषी थे, जो जिन्होंने कुकर्म किया था, वह आज भी उनको पूरा दंडित नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार लगातार देश में जाति के नाम पर लगातार मारपीट, भेदभाव, अत्याचार हो रहा है। जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि एक दूसरे की मदद कीजिए। हम किसी भी समाज के खिलाफ नहीं हैं, बस हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने समाज के साथ खड़े हैं। एकजुट होइए, समाज को संगठित कीजिए, बाबा साहब मिशन को साथ लेके चलिए। बाबा साहब के मिशन के बिना हमारा समाज संगठित नहीं हो सकता है। इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए यूट्यूब चैनल बुक फॉर इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना में। तब तक के लिए जय भीम,